नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े हुए सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी आपकी मदद करते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें और कभी भी सवाल भेजें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर भेजें, ताकि सवाल लेने में कोई दिक्कत ना हो और फिर आपके सवालों के जवाब। अगर आप अपना सवाल अगर व्हाट्सएप नहीं करना चाहते हैं तो आप हमें सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। चलिए अपने गेस्ट से परिचय करा दें जो आज आपके सवालों के जवाब देंगे। नवनीत दमानी जी हैं मोतीलाल ओसवाल से, भूपेश शर्मा हैं टेक्निकल एनालिस्ट हैं और मनोज जैन साहब हैं पृथ्वी फिनमार्ट के। आप तीनों ही मेहमानों का ईटीन हाउस स्वदेश पर स्वागत है। और सबसे पहले आज बात गोल्ड और सिल्वर की होगी और कई सारे दर्शकों के आज सवाल भी आए हैं जो गोल्ड और सिल्वर को लेकर अपने सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहला जो सवाल था संजय हिसार का था कि डॉलर का गोल्ड पर क्या असर होता है। अब मनोज जी आप समझा दीजिए कि डॉलर का क्या असर होता है गोल्ड पर। नमस्कार विश्वमोहन जी। सामान्यतः यह माना जाता है कि डॉलर इंडेक्स में मजबूती आती है तो यहाँ पे जो प्रीशियस मेटल्स है या जो बाकी कमोडिटीज है उनमें दबाव देखने को मिलता है, लेकिन इस बार यहाँ पे ट्रेंड थोड़ा सा उलट नजर आ रहा है। उसके पीछे मुख्य वजह जिस तरह से जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है वहाँ पे रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली है और रशिया यूक्रेन के वॉर के चलते भी यहाँ पे जो है सेफ हेवन डिमांड सोने और चांदी की जो है निकलती हुई नजर आई है। तो डिस्पाइट यहाँ डॉलर इंडेक्स में मजबूती है, उसके बावजूद सोने और चांदी में बढ़त देखने को मिल रही है। और यहाँ पे जिस तरह से ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है वो रिकॉर्ड हाइस पर है और जो रशिया यूक्रेन के बीच तनाव भी बना हुआ है, तो वो कंटिन्यू यहाँ सोने और चांदी को आने वाले समय में भी सपोर्ट करता रहेगा। तो यहाँ डॉलर इंडेक्स की मजबूती से कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और अभी यहाँ पे दोनों ही जो प्रीशियस मेटल्स है वो पॉजिटिव मोमेंटम में बने हुए हैं और आगे भी यहाँ पे मजबूती जो है वो बनी रहेगी। विश्वमोहन। चलिए अगले दर्शक है राज पुरोहित है दिल्ली से। चांदी इन्होंने 65,100 रुपए में शॉर्ट कर रखा है। नवनीत जी क्या सलाह देंगे राज जी को? मेरे हिसाब से चांदी में मोमेंटम काफी स्ट्रांग है विश्वमोहन जी, और नहीं बनता है। इनफैक्ट करंट मोमेंटम तो ये सजेस्ट करता है कि चांदी बहुत जल्दी 70,000 के ऊपर और इवेंचुअली 73,000 तक भी अगले 15 दिन से 1 महीने के टाइम फ्रेम में जा सकती है। तो मेरे हिसाब से कोई भी हल्का फुल्का डिप आए तो अपनी पोजीशन एग्जिट करने की ही देखना चाहिए। यहाँ पर बायस काफी स्ट्रांगली पॉजिटिव है। चलिए अगले दर्शक है कृष्ण है दिल्ली से, कॉपर पर राय जानना चाह रहे थे। कॉपर में क्या सलाह देंगे भूपेश जी? नमस्कार विश्वमोहन जी। कॉपर का बाजार अभी पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। ऊपर में मार्केट का 836 रुपए से लेके नीचे में 818 रुपए तक की एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, परंतु पिछले सेशन से अभी मार्केट पॉजिटिव है। तो मैं सलाह दूंगा कि कॉपर में लेकर व्यापार करें, 826 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो ये भी हुए। चेतन है अगले कॉलर है एमपी से। चांदी में कॉन्ट्रैक्ट महीने के आखिर तक आते आते गिरावट आ जाती है। मनोज जी क्या लग रहा है, क्या ये जो मई का कॉन्ट्रैक्ट है, जो 5 मई की जो एक्सपायरी है चांदी की, यहाँ भी गिरावट अब आएगी आखिरी में? नहीं, इस बार ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम काफी पॉजिटिव है और जिस तरह से जो मैं पहले भी बता रहा था कि जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचते हुए नजर आए हैं। यूएस का इन्फ्लेशन 40 ईयर के हाईज पे है और बाकी काफी सारे कंट्रीज के जो इन्फ्लेशन के जो नंबर्स हैं वो मल्टी डिकेड हाईज पे हैं। तो ऐसे में यहाँ पे प्रीशियस मेटल्स की डिमांड जो है वो बेहतर होती हुई दिख रही है। तो इस बार की एक्सपायरी में ऐसा अभी प्रतीत नहीं हो रहा है मोमेंटम को देखते हुए कि यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी। और जैसा कि नवनीत भी बता रहे थे कि यहाँ 70,000 के ऊपर अगर कीमतें टिकती है तो जल्दी 73,000 तक के जो स्तर है वो भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी डिप मिले तो वहां पे बाइंग की रणनीति ही बना के चलना चाहिए। 73,000 तक के लेवल्स, कॉमेक्स में $27 तक के जो लेवल्स हैं वो यहाँ जल्द देखने को मिल सकते हैं। यानी तेजी का व्यू है। लोकेश शाह है, नहीं लोकेश साहू हैं राजस्थान से। जिंक इन्होंने 367 पे शॉर्ट कर रखा है और क्रूड 7840 पे शॉर्ट है। नवनीत जी क्या सलाह देंगे, क्या इनकी ट्रेड सही है? जिंक में बायस काफी स्ट्रांगली पॉजिटिव लग रहा है और मुझे लगता है कि में भी एक ब्रेकआउट के ऊपर 378 और 382 तक की भी जगह आपको जिंक में देखने मिल सकती है। तो यहाँ पर भी ट्रेड जो है वो रॉन्ग साइड पे है और बाय डिप जो आएगा उस पर एग्जिट कर लेना बेहतर रहेगा। अभी भी थोड़ा सा पॉजिटिव बायस के साथ चल रहा है। दूसरा ट्रेड उनका क्रूड में था। क्रूड में भी एक शॉर्ट पोजीशन बना रखी है जो कि काफी आउट ऑफ मनी है।
मेरे हिसाब से क्रूड 8,000 के आसपास या 8,050 के आसपास तक आ सकता है। एक करेक्टिव मोड है जिसमें जहाँ पे सुबह से ऑलरेडी 100 पॉइंट की गिरावट दिखा चुका है और 50-75 पॉइंट और गिर चुका है। बट ओवरऑल काउंटर अभी भी पॉजिटिव लग रहा है और 84-8500 की फुल पॉसिबिलिटी है। तो मेरे हिसाब से ये भी स्ट्रेटेजी इनको 8,000 के आसपास अगर क्रूड मिले तो एग्जिट कर लेना बेहतर रहेगा। ये दर्शक है पवन है हिसार से, कॉटन केक पर इनका सवाल है, ये फंसे हुए ऊपर के लेवल पर। भूपेश जी क्या सलाह देंगे? 3371 3,371 पर इनकी लॉन्ग पोजीशन है, काफी समय से रुके हुए हैं, क्या करना चाहिए इनको? अभी करंट भाव पर कॉटन केक को इनको होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस इसका इनको मेंटेन करना चाहिए 3,030 का, और इस 30,030 के स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन करके अपनी पोजीशन में बने रहें। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में 3150 और 3230 रुपए के लेवल अपने को देखने को मिले। अगले दर्शक है दविंदर हैं लुधियाना से, चांदी इन्होंने 66,000 पर शॉर्ट कर रखा है और गोल्ड 51,500, काफी नीचे के लेवल पे शॉर्ट है। इनकी होल्डिंग कैपेसिटी है, ऐसा इन्होंने मैसेज किया है। मनोज जी क्या करे? ट्रेंड पूरी तरह से पॉजिटिव है, आप काफी ऊपर के टारगेट आप दे भी रहे हैं, नवनीत जी और आप भी, क्या इनको रुकना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में? नहीं, बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। मेरा मानना है कि दोनों ही प्रीशियस मेटल्स का मोमेंटम काफी पॉजिटिव है और लगातार पिछले 2-3 महीने से मैं आपके चैनल पे भी बोलते आ रहा हूं कि यहाँ पे डिप्स में बाय की ही जो है रणनीति बना के चलना चाहिए। और हमने अच्छे डिप्स जो है दोनों ही कमोडिटी में आते हुए देखे थे। गोल्ड में भी हमने 51,500 और सिल्वर में भी 66,000 तक के स्तर आते हुए देखे थे, तो बाइंग के लिहाज से अच्छे लेवल्स थे। मेरा मानना है कि गोल्ड में यहाँ कुछ भी डिप्स मिले अगर 53,000 से 53,200 की रेंज में, तो शॉर्ट की पोजीशन से एग्जिट कर लेना चाहिए। वहीं सिल्वर में भी 69,200 अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ प्रतीत होते हैं, तो यहाँ भी अगर डिप मिले तो शॉर्ट की पोजीशन से एग्जिट ले और नीचे में यहाँ बाइंग करके चल सकते हैं। नीचे में बाइंग की सलाह है। नितिन है दिल्ली से, नवनीत जी इनका सवाल है कि मेटल मीडियम से शॉर्ट से मीडियम टर्म के लिए किस मेटल में ज्यादा तेजी दिखेगी? वेल, शॉर्ट टू मीडियम टर्म अवधि में अगर पूछे तो शॉर्ट टर्म का कहूंगा मैं कि जिंक में एक अच्छी पॉजिटिव बायस देखने मिल रही है और 7 से 8 रुपए की बढ़त बहुत जल्दी जिंक में देखने मिल सकती है। साथ ही साथ एल्यूमिनियम में भी एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम डेवलप हो रहा है। काफी दिनों से करेक्टिव मोड में रहने के बाद फिर से स्टेबिलिटी दिखाता हुआ नजर आ रहा है एल्यूमिनियम। यहाँ से भी 5 से 7 रुपए की आपको बहुत जल्द अगले 2-4 सेशन में देखने मिल सकती है। और इन सब में सबसे बेस्ट पिक रहेगा कॉपर, जो कि अगर 835 के ऊपर सस्टेनेबल बेसिस पे ट्रेड होता है, जो कि फंडामेंटल भी पॉजिटिव हो रहे हैं और टेक्निकल पैटर्न भी काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद तेजी दिखा रहा है, तो 835 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो 850-55 के तक के स्तर आपको बहुत जल्द देखने मिल सके। तो कॉपर भी एक ऐसा विकल्प है जहाँ पे आप लॉन्ग साइड पोजीशन बना सकते हैं। चलिए अब बात मॉनसून की कर लेते हैं। जो मॉनसून के जिस तरह के नंबर आए हैं, पहले प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट की तरफ से जो नंबर आए थे, फिर आईएमडी सरकारी मौसम विभाग की तरफ से आए, सब अब सामान्य मॉनसून का अनुमान जता रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ मृत्युंजय मोहपात्रा साहब हैं जो डीजी है आईएमडी के, और साथ ही एके सिंह साहब हैं जो डीडीजी हैं एग्री एक्सटेंशन आईसीएआर के। आप दोनों ही मेहमानों का सबसे पहले ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सिंह साहब, सबसे पहले आपसे यही सवाल होगा कि इस साल कई ऐसे एग्री बेल्ट है, खास करके राजस्थान के कुछ इलाके और गुजरात के कुछ इलाके, जहां पर सामान्य से कम मानसून, कम बारिश की संभावना है। ऐसे में क्या लग रहा है, क्या जिस तरह की महंगाई एग्री कमोडिटी की दिख रही है, खास करके खाने के तेल की, क्योंकि खाने के तेल को लेकर गुजरात एक मूंगफली का बड़ा बेल्ट है, ऑलरेडी सूरजमुखी की सप्लाई कम है, ऐसे में क्या खाने के तेल की महंगाई आगे और बढ़ेंगे? यहाँ पर बुआई को लेकर दिक्कत होगी क्या? नहीं, आप सबको नमस्कार। देखिए, पिछला जो सीजन था रबी का बहुत ही अच्छा हुआ और जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन एस्टिमेटेड है 316 मिलियन टन का एक्सपेक्टेशन है। पल्सेज में भी 26 मिलियन टन के आसपास उत्पादन होने की संभावना है। तो एग्रीकल्चर में ऑल टुगेदर आप देखेंगे कि प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, ये हर तरफ से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है बहुत सारे प्रोडक्ट्स का, व्हीट का, राइस का, पल्सेज का, ऑयल सीड्स का। इट हैज बीन ऑल रिकॉर्ड प्रोडक्शन। मानसून वाज वेरी गुड लास्ट ईयर और खास करके रबी में मानसून अच्छा था। आने वाले समय में जो आप कह रहे हैं उसके संभावनाएं गुजरात में अभी आप कम बता रहे हैं, राजस्थान में कम बता रहे हैं, लेकिन ज्यादातर इन
जो दोनों राज्य हैं ज्यादातर वैसी क्रॉप्स नहीं ग्रो करते, इसमें ज्यादा बारिश की जरूरत पड़ती है, वैसी फसलें उगाते हैं इसमें पानी कम लगता है। और ओवरऑल जो प्रोडक्शन की बात है पूरे देश की, उसकी संभावनाएं ज्यादा हैं। और जो अभी 316 मिलियन टन का उत्पादन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए हमने 328 मिलियन टन का उत्पादन का लक्ष्य रखा हुआ है। तो चूंकि टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी हुई है और जो यील्ड गैप्स हैं वो कम हुए हैं, जो टेक्नोलॉजी जो फील्ड्स पर रिसर्च फार्म पे देखने को मिलती है और जो किसानों के खेतों पर देखने को मिलती है, उसमें जो गैप है उस गैप को भी कम करने में हम सफल हुए हैं। और लगातार इधर प्रयास हो रही है, नई टेक्नोलॉजी जो आई है, बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज आई हैं जिसमें तरह तरह के न्यूट्रिशन भी है और तमाम स्ट्रेस टॉलरेंट वैरायटीज भी आई हैं। यदि बारिश कम होती है तो उसके लिए भी वैरायटी सुटेबल्स हैं, क्रॉप सुटेबल्स हैं और पैकेजेज हमारे पास हैं जिसको हम ला करके उसकी भरपाई कर सकते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ओवरऑल प्रोडक्शन कंट्री का कम होगा, एक आध राज्यों में थोड़ी सी यदि बारिश कम भी होती है तो हुई। ओके, यानी सिंह साहब को लगता है कि मॉनसून जिस तरह से अच्छे अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है तो डेफिनेटली इसका फायदा मिलेगा और इस बार भी रिकॉर्ड पैदावार कई फसलों की होने की उम्मीद लगाई जा रहे हैं। अब हमारे साथ मोहपात्रा साहब भी हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, मेरा पहला सवाल यही होगा, आप लोगों ने जो एलपीए वैल्यू है वो चेंज किया है और ऐसा लगाया जा रहा है कि जो बारिश की जो मात्रा है, क्वांटम है, वो धीरे धीरे कम हो रही है। क्या ये क्लाइमेटिक चेंज है और क्यों ऐसा हो रहा है? कोई एक दिन में कहाँ कितना बारिश हुआ, वो नॉर्मल से ज्यादा हुआ कि कम हुआ, इसका तथ्य को हम लोगों के पास पहुंचाते हैं। और इसके लिए एक लॉन्ग टर्म पीरियड का जो रेनफॉल डाटा होता है, इसको आधार करके एक लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी नॉर्मल डिफाइन किया जाता है। और ये नॉर्मल इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में 50 साल का डाटा को लेकर डिफाइन करता है और हर 10 साल में ये अपडेट होता है। पहले जो नॉर्मल हमारे पास था वो 1961 से 2010 तक जो जितना डाटा था वो डाटा को आधार करके बनाया गया था और इसके हिसाब से कंट्री जो होल के लिए रेनफॉल था लगभग 88 सेंटीमीटर। अभी हमारे पास जैसे 2020 तक रेनफॉल डाटा मिल गया भारतवर्ष में, लगभग 4132 स्टेशन का डाटा को लेकर हम ये लॉन्ग पीरियड एवरेज 1971 टू 2020 पीरियड तक बनाया और इसको इस साल हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 1 जून से। और ये नॉर्मल के साथ आप कंट्री जो होल रेनफॉल देखेंगे तो वो होता है 87 सेंटीमीटर, यानी लगभग 1 सेंटीमीटर बारिश कम हो रहा है नॉर्मली। आप कंपेयर करेंगे 1971 टू 2020 को 1961 टू 2010 तक। इसका वजह यही है कि आप हर डिकेड का रेनफॉल देखें 1901 से अभी तक, आप देखेंगे कि मानसून रेनफॉल फॉर द कंट्री एज ए होल एक इपोकल बिहेवियर दिखाता है, यानी कुछ डिकेड में ये एबव नॉर्मल रेनफॉल होता है और कुछ डिकेड में बिलो नॉर्मल रेनफॉल होता है। जैसे 1921 से शुरू करके 1960 तक आप देखेंगे वो पीरियड जो था उसमें सभी डिकेड में एवरेज रेनफॉल एबव नॉर्मल रहा। इसके बाद 1961 ऑनवर्ड सब देखेंगे तो रेनफॉल धीरे धीरे बिलो नॉर्मल की तरफ मूव किया, मैंने डिकेडल एवरेज में बोल रहा हूँ। अभी जो डिकेड कंप्लीट हुआ 2011 टू 2020, इसमें डिकेडल एवरेज रेनफॉल सिर्फ 3.8% बिलो नॉर्मल है। हमारा उम्मीद है कि जो रनिंग डिकेड चल रहा है 2021 टू 2030, इसमें नियर नॉर्मल हो जाएगा और 2031 से 2040 जो डिकेड आएगा उसमें फिर वेट इपोक की तरफ रेनफॉल बढ़ेगा। सो यानी मैं बोल रहा हूँ कि ये एक क्लाइमेट वेरिएबिलिटी का पार्ट है जिसमें अभी जो ड्राई इपोक चल रहा है इसकी वजह से हमको बिलो नॉर्मल रेनफॉल डिकेडल एवरेज मिल रहा है। इसकी वजह से 1 सेंटीमीटर बारिश कम दिखाई दे रहा है, मगर ऐसे आप देखेंगे जो टोटल अमाउंट रेनफॉल आप सभी वेट इपोक और ड्राई इपोक को मिला देंगे तो एक ट्रेंडलेस बिहेवियर देखने को मिलता है। पर ये बात सही है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है मानसून के ऊपर। इसका इम्पैक्ट यही है कि नंबर ऑफ डेज विथ हेवी रेनफॉल इज इंक्रीजिंग एंड नंबर ऑफ डेज विथ लाइट रेनफॉल और मॉडरेट रेनफॉल इज डिक्रीजिंग। यानी जो बारिश हो रहा है तो बहुत अच्छा से बारिश होता है
और बारिश नहीं हो रहा है तब नहीं हो रहा है, लेकिन ड्राई स्पेल हो रहा है तो लॉन्गर हो रहा है, और वेट स्पेल तो खूब मिनिमम टाइम के अंदर ज्यादा बारिश हो जाता है। ये इम्पैक्ट देखने को मिला क्लाइमेट चेंज। ओके, अब मोहपात्रा साहब, अब आपसे एक सवाल मेरा ये होगा, क्या इस साल तो सामान्य बारिश की लगातार चौथे साल सामान्य बारिश की उम्मीद है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? क्या एग्री बेल्ट जो हमारे एमपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों में कैसी बारिश होने की उम्मीद लगा रहे हैं? जो पूर्वानुमान हम लोग जारी किए हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लॉन्ग रेंज फोरकास्ट, इसके हिसाब से रेनफॉल लगभग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा प्लेन्स ऑफ द कंट्री, एक्सेप्ट आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ले लें, उत्तर पूर्व राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब एरिया में नॉर्मल से बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ राजस्थान और हरियाणा का कुछ हिस्सा में भी बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का प्रोबेबिलिटी है, और साउथ तमिलनाडु और साउथ केरला में भी बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का प्रोबेबिलिटी है। इसके अलावा कंप्लीटली गैंजेटिक प्लेन्स माने यूपी, बिहार लगा के मध्य प्रदेश, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात, सिर्फ कच्छ एरिया छोड़ के गुजरात का कंप्लीट एरिया और नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पेनिनसुला, ये सभी एरिया में नॉर्मल टू एबव नॉर्मल रेनफॉल होने का उम्मीद किया जा रहा है। पात्रा साहब, एक और मेरा सवाल होगा ला नीना को लेकर। ला नीना एक्टिव फर्स्ट ऑफ मानसून यानी जुलाई तक रहेगा, जुलाई मिड तक रहने की संभावना है। ऐसे में क्या जुलाई लास्ट से लेकर जो सितंबर तक की बारिश होगी, क्या वो इस साल कम रहेगी? अभी जो हमारा पूर्वानुमान है, बहुत सारे जितना क्लाइमेट मॉडल हमारे पास है, ये फोरकास्ट मिलता है कि अप टू एंड ऑफ अगस्त एटलीस्ट ला नीना कंडीशंस कंटिन्यू करेगा। इसके बाद न्यूट्रल कंडीशन होगा। एल नीनो तो नहीं हो रहा है, इट इज रूल्ड आउट। ला नीना कंडीशन मानसून के लिए अच्छा है, इसके बाद न्यूट्रल कंडीशंस आ रहे हैं, तो इसलिए ऐसे कोई चिंता का कारण नहीं है, एंड मानसून नॉर्मल रहने का पूर्वानुमान है। सिंह साहब, अब आपसे मेरा एक सवाल होगा। अब मोहपात्रा साहब को भी लगता है, और आईएमडी की तरफ से यह अनुमान पहले जारी भी किया जा चुका है और प्राइवेट वेदर एजेंसी भी ये जारी कर चुके हैं कि अगस्त सितंबर में बारिश की जो रफ्तार होगी वो कम हो सकती है। क्या इससे फसलों की ग्रोथ पर असर पड़ेगा क्या? नहीं, अभी देखिए, जो मेन फसल लगाने का समय होता है वो पैडी, जिसमें ज्यादा पानी चाहिए, वो जुलाई और जून के लास्ट महीने में ही, लास्ट वीक में और पूरे जुलाई भर ट्रांसप्लांटिंग होती है, इसमें ज्यादा पानी की जरूरत होती है। बाद में उतने पानी की जरूरत वैसे होती नहीं है, लेकिन जो भी प्रेडिक्शंस हैं वो मुझे लगता है कि क्रॉप स्टैंड के लिए सफिशिएंट है, और यदि उचित तरीके से प्रयोग में लाए जाएंगे तो जो लक्ष्य भारत सरकार के हैं अधिकतम उत्पादन करने के और रिकॉर्ड उत्पादन करने के, बहुत सारे कमोडिटीज में मैंने बताया भी आपसे 328 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया फूड ग्रेन्स का, तो ये प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जरूर है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीता है, किसानों को नई टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा जागरूकता हुई है, नए तरह के बीज आ गए हैं जो कि कम पानी की स्थिति में भी अच्छा परिणाम दे सकते हैं, और जो इरिगेशन के नए मेथड्स हैं उससे भी कम पानी के लागत से अच्छी पैदावार दी जा सकती है। तो जब तक कोई ऐसा प्रेडिक्शन ना हो कि बारिश लंबे समय तक होगी नहीं, और यदि वितरण करके बारिश होती है और थोड़ी कम बारिश भी होगी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई पैदावार पर ज्यादा असर पड़ेगी। ओके, अब मोहपात्रा साहब, अब अल नीनो को लेकर क्या स्थिति है, वो उस फ्रंट पर क्या अपडेट आ रहा है? अभी जो हमारा एल नीनो या ला नीना का फोरकास्ट है, इसके हिसाब से करेंटली ला नीना कंडीशन चल रहा है, और ये ला नीना कंडीशंस अप टू एंड ऑफ अगस्त चल सकता है। इसके बाद न्यूट्रल कंडीशन आ सकता है। एल नीनो होने का कोई उम्मीद नहीं है, एल नीनो नहीं होगा। सो ला नीना कंडीशन मानसून के लिए अच्छा होता है। इसके साथ साथ जो एल नीनो जो न्यूट्रल कंडीशन होता है वो मानसून के लिए न्यूट्रल होता है। और इसके साथ साथ मैं और एक बात बताते रखूँ, वो है इंडियन ओशन डाइपोल। इंडियन ओशन डाइपोल जो है अभी न्यूट्रल कंडीशन में है, यानी अभी न्यूट्रल इम्पैक्ट है, मगर बाय द टाइम मानसून कमेंसेस ओवर द कंट्री यानी जून पे, ये उम्मीद रखा जा रहा है कि पूर्वानुमान है कि नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल डेवलप हो सकता है। मगर नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल का जो इम्पैक्ट होता है वो अनफेवरेबल होता है मानसून के लिए। और सिंस ला नीना कंडीशन इज देयर, दोनों का
मिलावट में आप देखेंगे, कंबाइंड इम्पैक्ट देखेंगे कि नॉर्मल मानसून कंडीशंस प्रिवेल कर सकता है। और फिर भी आप लानिना और आईओडी को कंपेयर करें कि जो लानिना की एलिनो का इम्पैक्ट मानसून के साथ ज्यादा होता है, आईओडी का इम्पैक्ट कम होता है, रिलेशनशिप कम होता है। और तीसरा बात मैं बोलना चाहता हूँ कि ये लानिना हो कि एलिनो हो कि आईओडी हो, ये सभी एक एक लार्ज स्केल सर्कुलेशन पैरामीटर है, और मानसून जो होता है वो एक लार्ज स्केल प्लानिटरी स्केल सिस्टम में वो कोई एक सर्कुलेशन फीचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ओके, शुक्रिया मोहपात्रा साहब आपका और एके सिंह साहब आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए, और मॉनसून के फ्रंट पर एग्री के लिए किस तरह के संकेत मिल रहे हैं पूरा समझाया। यानी इस साल भी लगातार चौथे साल बेहतर मॉनसून की, बेहतर बारिश की उम्मीद है, और पूरे ही एग्री बेल्ट में जून जुलाई की बारिश अच्छी होगी तो खरीफ बुआई के लिए बेहतर समय होगा, और ग्रोथ के समय हो सकता है बारिश उतनी भी कम नहीं है, सामान्य से थोड़ी बहुत कम हो सकती है। तो कुल मिलाकर जो संकेत अब तक यही मिल रहे हैं कि मॉनसून के फ्रंट पर अच्छी खबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक दर्शक थे देवकी सुरेंद्र नगर से, किसान हैं, इन्होंने अभी सवाल भेजा था कि धनिया रखें या बेच दे। मनोज जी क्या सलाह देंगे, ये किसान हैं? 50% माल अभी भी यहाँ वर्तमान लेवल पे एक बार बेच सकते हैं कि अच्छे भाव हमने यहाँ पे धनिया में आते हुए देखे हैं, लेकिन ऊपरी लेवल से थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। हालांकि फंडामेंटल अभी भी मजबूत है और आगे यहाँ बढ़त की गुंजाइश है, लेकिन भाव ऑलरेडी अच्छी मजबूती यहाँ दिखा चुके हैं, तो एटलीस्ट 50% माल जो है वर्तमान लेवल से एक बार निकालना चाहिए। बाकी 50% मुनाफा वसूली कर लीजिए और 50% होल्ड कर सकते हैं। अगले दर्शक है रईस अंसारी हैं कानपुर से, मई में गोल्ड कहां तक जाएगा? भूपेश जी क्या सलाह देंगे उनको? स्ट्रक्चर अभी काफी पॉजिटिव है। ऊपर में गोल्ड 54,000 रुपए तक आने वाले दिनों में मुझे समझ आता है 54,000 रुपए तक का भाव देखने को मिल सकता है। ओके। अब मनोज जी आपसे एक सवाल था गोपाल मंदसौर का, ये सिल्वर मिनी का लक्ष्य जानना चाह रहे हैं, क्या सलाह देंगे मनोज जी? सिल्वर मिनी में भी यहाँ पे हमने देखा है कि सिल्वर के इनलाइन ही यहाँ पे ये कमोडिटी जो है वो ट्रेड कर रही है, और यहाँ भी अगर अगले 1 से 2 सेशन की मैं बात करूं तो 70,700 से 71,000 तक के जो स्तर है वो देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। 71,000 तक के जो लेवल्स हैं वो अगले 1 से 2 सेशन में यहाँ देखने को मिल सकते हैं। पेश जी, मनीषा जी का सवाल है, क्या कॉपर 835 रुपए तक जा सकता है क्या आज या कल में? हाँ जरूर से जा सकता है। 835 रुपए, अभी 829 रुपए का दाम है। 835 इसकी अपर रेंज है कॉपर की, और 835 क्रॉस करेगा तो अपने को ऊपर में 840 855 तक के भी भाव देखने को मिलेंगे। ओके, शुक्रिया भूपेश जी आपका, मनोज जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे